हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर शैडो ने अपने परिवार के सामने गायत्री की असलियत बता दी थी कि वो पहले ही रुद्र आहूजा से इंगेज थी और यहाँ तक कि किसी दूसरे आदमी के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी थी। लता तुरंत गायत्री जी की मदद के लिए आई थी और गायत्री की तबीयत का बहाना करके उसे आराम करने के लिए जिंदल परिवार के घर के गेस्ट रूम में लेकर गई थी। वहाँ पर किरण जिंदल से बातें करते करते लता ने उसके साथ दोस्ती बना ली। वे दोनों सौतेली माँ थी। किरण ने लता से अपनेपन का एहसास पाया और तुरंत ही दोनों के बीच का संबंध गहरा हो गया। किरण ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ लता से कहा, इतने सालों में पहली बार ऐसा कोई मिला है जो मेरे जैसा है। अब जब भी आप फ्री रहोगे तब हमारे घर आ जाया करो। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। आदमी हम औरतों के दिल की कड़वाहट को नहीं समझते हैं। यह सुनते ही लता ने कहा, बेशक गायत्री आपके घर की बहू बनेगी या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक बहन ज़रूर मिल गई है और मैं अपनी बहन के साथ अपना सुख दुख नहीं बांटूंगी तो किसके साथ बांटूंगी? लता की बात का जवाब देने के बदले किरण ने अचानक पूछा, मिसेस दीक्षित, आपने अभी कहा था कि आपकी सौतेली बेटी हमेशा आपके खिलाफ रहती है। क्या वो वही लड़की है जो आप लोगों के साथ बैठी थी? शायद उसने पिंक कलर के कपड़े पहने थे और हैवी मेकअप लगाया हुआ था। अंतरा का जिक्र होते ही लता ने कहा, हाँ वही है। आपने देखा ना आज वो कैसे कपड़े पहन कर आई है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन उसने उल्टा मुझे सुना दिया कि मुझे फैशन की समझ नहीं है। इसलिए मैंने यह सोचकर आगे कुछ नहीं कहा कि उसकी खुशी में मेरी खुशी। अब भले ही मैं सौतेली हूँ, लेकिन आखिर मेरे अंदर माँ का दिल तो है ही। यह सुनकर किरण ने कहा, यह लड़की तो वाकई में बदतमीज मालूम पड़ती है। आप तो उसके भले के लिए कह रही थी। किरण की बात सुनकर गायत्री भी उसके कान भरने में लग गई। उसने बेबसी का नाटक करते हुए कहा, मिसेस जिंदल, यह तो कुछ भी नहीं है। आपको पता नहीं है कि मेरी बहन क्या चीज़ है। वो बहुत ही घमंडी और चालबाज है। आप यह समझो कि हमारे घर में मेरे और मेरी माँ के लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहने के बाद गायत्री ने अपना गाउन दिखाते हुए आगे कहा, आपको पता है आज वो मेरा यह गाउन छीन कर पहनना चाहती थी। अगर मेरा दूसरा कोई कपड़ा होता तो मैं खुशी खुशी उसे दे देती, लेकिन यह गाउन तो मुझे मिस्टर जिंदल जूनियर ने दिया था। इसे मैं हरगिज उसे नहीं दे सकती थी। इस बात पर उसे इतना गुस्सा आया कि वो मुझे मारने लगी और जब माँ मुझे बचाने आई तो उसने माँ पर भी हाथ उठाया। यह कहते हुए गायत्री की आंखें लाल हो गई। गायत्री की बातों ने किरण पर बराबर असर किया था। उसके अंदर नफरत की आग भड़क उठी थी। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, किस बात का घमंड है उस लड़की को, और वो इतनी बदतमीज क्यों है? क्या उसे बचपन में किसी ने अच्छे संस्कार नहीं दिए? इसके जवाब में लता ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, वो सिर्फ 12वीं तक पढ़ी है और संस्कार की तो बात ही मत कीजिए मिसेस जिंदल। वो अपने 2 मामाओं के पास बड़ी हुई है और उसके दोनों ही मामा अच्छे आदमी नहीं है, इसलिए उन लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लता की बात सुनकर किरण ने कहा, जो भी हो, लेकिन आप किसी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते और अपने से बड़ों पर तो बिल्कुल नहीं। यह बहुत ही गलत बात है। यह कहते हुए किरण को याद आ गया कि नैतिक को वो ही लड़की पसंद थी। उसे ख्याल आया कि क्या नैतिक की आंखें खराब हो गई हैं जो उसे ऐसी बदतमीज लड़की पसंद आई। आखिर किरण ने गायत्री की तरफ देखकर कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा। अगर वाकई में मेरा बेटा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है तो मैं शौक से बात करूंगी। वो कबीर को अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह भागने नहीं देंगे। यह सुनकर गायत्री खुशी से उछल पड़ी और कहा, सच में मिसेस जिंदल? जवाब में किरण ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है तुम नेक दिल और शरीफ लड़की हो और मैं अपने पति के मिजाज को भी जानती हूँ। वो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे।
किरण को गायत्री की तरफ थोड़ा लगाव होने लगा था। उसका लहजा भी नरम हो गया था। लता ने गायत्री के कंधों पर हाथ रखा और कहा, अरे बेटा, देख क्या रही हो, जल्दी से आंटी के पैर छुओ। लता की बात सुनकर गायत्री तुरंत खड़ी हुई और किरण के पैर छूने जा रही थी, लेकिन किरण ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस यहाँ आराम करो, और अगर गायत्री को आराम करने के बाद भी ठीक ना लगे तो आप दोनों यहीं रुक जाना। मैं मौका मिलते ही अशोक से इस मामले के बारे में बात करूंगी। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बाहर और भी मेहमान हैं, हमें उनको भी अटेंड करना है। यह सुनकर लता और गायत्री ने अपना सर हाँ में हिलाया और रूम के दरवाजे तक किरण को छोड़ने आए। जाते जाते किरण ने उन दोनों को बताया कि वो लोग इसे अपना ही घर समझें और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो काम वाली से बेझिझक मांग लें। जब किरण बाहर आई तो हाल में बाकी मेहमानों के डिस्कशन से थोड़ा शोर हो रहा था। हालांकि जिंदल परिवार के टेबल पर खामोशी छाई हुई थी। अशोक का चेहरा फीका पड़ा हुआ था। नैतिक अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। मिस्टर शैडो पहले ही गायब हो चुका था। वहां पर आते ही किरण ने मिस्टर शैडो के बारे में पूछा। इसके जवाब में नैतिक ने कहा, होने वाली बहू से मिलने के लिए दादी माँ बहुत एक्साइटेड थी, और वो जब एक्साइटेड होती है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए पार्थ उनसे मिलने गया है। इतना बोलने के बाद नैतिक ने किरण से पूछा, माँ, मिस दीक्षित ठीक तो है ना? किरण ने नैतिक को जवाब दिया, हाँ ठीक है, और वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसका कोई दुश्मन उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बेचारी लड़की का क्या दोष? यह सुनकर नैतिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने माँ पापा के सामने देखता रहा। उसे तुरंत इशिका की बात याद आ गई। इशिका ने कहा था कि गायत्री दिखती शरीफ है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही गिरी हुई औरत है। अगर इशिका का अंदाजा सही रहा तो पार्थ ने बोली हुई हर एक बात सच थी। हालांकि उसकी माँ का यह कहना था कि वो सब किसी की साजिश थी। नैतिक को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करना चाहिए। उसने सोचा कि जो भी हो, ऐसे मामले में सावधान रहना बेहतर था। नैतिक यह सब सोच रहा था तब अशोक अचानक खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं भी माँ के पास जा रहा हूँ, अब दावत पूरी होने का अनाउंसमेंट करवा दो। यह सुनकर किरण भी अशोक की बात से सहमत हुई। अब जब उसके बड़े बेटे के दिल में पहले से ही कोई लड़की है तो इस दावत को चालू रखने का कोई मतलब नहीं था। किरण ने खड़े होते हुए कहा, नैतिक, मेहमानों को सी ऑफ करने मेरे साथ चलो। यह सुनकर नैतिक तुरंत खड़ा हुआ और अपनी माँ के साथ चलने लगा। अब मेज़बान ही अलविदा कहने आ गए थे तो मेहमानों के रुकने का ही सवाल नहीं था। सब लोग अपनी जगह से उठकर निकलने की तैयारी करने लगे। अंतरा भी अपनी कुर्सी से उठ गई, लेकिन महेश ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारी आंटी और गायत्री अभी तक लौटे नहीं, किसी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजना पड़ेगा। यह सुनकर अंतरा को महेश की बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई, क्योंकि लता और गायत्री को मिसेस जिंदल अंदर लेकर गई थी और बाद में सिर्फ मिसेस जिंदल अकेली बाहर आई थी। इसका साफ मतलब था कि लता और गायत्री अभी भी अंदर थे और उन दोनों का कोई भरोसा नहीं था। वो लोग तो रात को भी यहीं पर रुक सकते थे। हालांकि गायत्री ने महेश को सिर्फ इतना कहा, मैं पता करके आती हूँ। यह सुनकर महेश ने जवाब दिया, हाँ यही सही रहेगा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, यह सब बातें मुझे पूछना शोभा नहीं देता। महेश की बात सुनकर अंतरा ने एक आह भरी और मुड़कर वहाँ से निकल गई। वो थोड़ी ही आगे गई थी, तब अचानक दो हाथों ने उसे पकड़कर एक कमरे में खींच लिया। अंतरा चीखे उसके पहले उसके मुंह को ढककर मिस्टर शैडो ने कहा, अंतरा, मैं हूँ। पहले तो अंतरा बहुत घबरा गई थी, लेकिन मिस्टर शैडो को देखकर उसकी जान में जान आई। गहरी सांस लेकर उसने खुद को शांत किया और फिर कहा, आपकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, लेकिन आप यहाँ क्यों छुपे हो? मिस्टर शैडो ने अंतरा के सवाल का जवाब देने के बदले उसका हाथ पकड़ा और उसे दौड़ाकर कहीं ले जाने लगा। यह देखकर अंतरा चौंक गई और उसने पूछा, अरे अरे अरे, अब कहाँ ले जा रहे हो? जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया कि
वो उसे अपनी दादी के पास लेकर जा रहा है। अंतरा की प्रेगनेंसी की वजह से मिस्टर शैडो उसे ज़्यादा दौड़ाना नहीं चाहता था। जैसे ही वो लोग बाकी लोगों से दूर निकल गए, वैसे ही रुक गए और फिर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। मिस्टर शैडो ने कहा, मैं दादी के पास बड़ा हुआ हूँ। जब तक वो तुमसे मिलेंगे नहीं, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। यह सुनकर अंतरा को फिर एक झटका लगा। क्या मिस्टर शैडो के पेरेंट्स से मिलना काफ़ी नहीं था, जो अब उसके दादी से भी मिलना पड़ेगा? अंतरा को डर था कि दादी माँ को उसके कपड़े पसंद नहीं आएंगे। अंतरा चलते चलते रुक गई और कहा, नहीं नहीं, आज मेरे कपड़े बहुत घटिया हैं, दादी माँ पर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपना मेकअप उतार दो बस। इतना बोलने के बाद मिस्टर शैडो ने एक गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला। अंतरा अंदर गई और बाथरूम में जाकर उसने अपना मेकअप उतारना शुरू किया। मिस्टर शैडो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। अंतरा ने मजाक में मिस्टर शैडो को उसे ना देखने कहा, लेकिन मिस्टर शैडो ने अंतरा से अपनी नज़रें हटाई नहीं। अंतरा ने मेकअप निकालने के बाद ठंडे पानी से अपना मुंह धोया और खुद को आईने में देखने के बाद मिस्टर शैडो को पूछा, चलेगा? मिस्टर शैडो अंतरा के पास आया और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल चलेगा। वैसे तो तुम्हें मेकअप निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दादी माँ किसी इंसान को बाहर से देखकर जज नहीं करती। वो एक बार बात करके ही सामने वाले का दिल कैसा है यह पता लगा लेती हैं। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। मेकअप निकालने के बाद वो लोग फिर से बाहर आए। अंतरा को पहली बार पता चला था कि एक लग्जूरियस लाइफ जीने के बाद भी इतना लो प्रोफाइल होने का क्या मतलब होता है। जब अंतरा की रुद्र से शादी हुई, तब उसे लगता था कि आहूजा परिवार सबसे अमीर है। उन लोगों के पास इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी सारी गाड़ियां हैं। ऐसी जिंदगी जीने के बारे में अंतरा ने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि जिंदल परिवार तो अब अंतरा की कल्पना के भी बाहर था। सामने इतना बड़ा आंगन और विशाल फाउंटेन पूल वाले शानदार घर। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिंदल परिवार के घर के पीछे एक और दुनिया होगी। मिस्टर शैडो अंतरा को घर के पीछे वाले हिस्से में लेकर जा रहा था। वो लोग एक छोटे और शांत बाम्बू के जंगल से गुजरे। थोड़ा आगे चलते ही एक अटारी दिखी। मिस्टर शैडो ने कहा, मेरी दादी बुद्धिज़्म में मानती हैं और अब बढ़ती उम्र के साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शांति चाहिए रहती है। और तुम मेरे भाई बहन से तो मिल ही चुकी हो। उन दोनों की नोक झोंक पूरा दिन चलती रहती है। उन दोनों पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना लगे, इसलिए दादी पीछे अटारी में रहती हैं। यह सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसे लगा कि मिस्टर शैडो की दादी दिल की बहुत अच्छी होगी। अंतरा को लगा कि जिंदल परिवार के बच्चों को काफ़ी सुकून भरी जिंदगी मिली होगी, सिवाय मिस्टर शैडो के, क्योंकि उसने खुद कहा था कि उसका एक मिशन है जो उसे पूरा करना है। जैसा कि नैतिक ने बताया था, मिस्टर शैडो के चेहरे पर निशान कहाँ से आया था? शायद यही भारी बेड़ियाँ थी जिन्हें मिस्टर शैडो इतने सालों से ढो रहा था। अंतरा ने सोचा कि जिस मामले से निपटने के लिए मिस्टर शैडो ने कहा था, उसका भी उसके चेहरे के घाव से कुछ लेना देना होना चाहिए। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब वह लोग अटारी के पास पहुंच गए। बाहर एक औरत खड़ी थी। मिस्टर शैडो के वहां आते ही उसने मुस्कुराते हुए मिस्टर शैडो का स्वागत किया। मिस्टर शैडो ने कहा, दाई माँ, मैं दादी माँ से मिलने आया हूँ। इतना बोलकर मिस्टर शैडो दाई माँ के जवाब का इंतज़ार करने लगा। क्या मिस्टर शैडो अंतरा को अपनी दादी से मिलवा पाएगा? दाई माँ लगभग 50 साल की थी। वो थोड़ी मोटी थी, उसका स्वभाव शांत था। मिस्टर शैडो की दादी का वो ही ख्याल रखती थी। दाई माँ ने मिस्टर शैडो को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल आज आगे की तरफ बहुत शोर हो रहा था और आप तो दादी का मिजाज जानते ही हैं। उन्होंने पहले ही गुस्से में कुछ चीज़ें तोड़ दी हैं। मेरा सुझाव है आपको और किसी दिन आना चाहिए छोटे मालिक। यह सुनकर मिस्टर शैडो को अपनी दादी की फिक्र हुई। उसने दाई माँ से पूछा, दादी ठीक तो है ना? वरना उन्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर चलते हैं।
इसके जवाब में दाई माँ ने कहा, दादी भगवान बुद्ध को मानती हैं। उनका मानना है कि वो इंसान की हर बीमारी और तकलीफ़ों को दूर कर देंगे, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने के लिए राज़ी नहीं है। पिछली बार भी जब बड़े मालिक उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे तब उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन आप फिक्र मत करो छोटे मालिक, पिछले कुछ दिनों से दादी ठीक हैं। उनका खाना पीना भी नॉर्मल है, बस आजकल वो थोड़ा अपसेट हैं। वो भी शायद मौसम बदल रहा है इसलिए हैं। यह सुनने के बाद मिस्टर शैडो ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। दाई माँ ने अंतरा की तरफ देखकर उसके बारे में पूछा। मिस्टर शैडो ने अंतरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। दरअसल इसी को दादी से मिलवाने लाया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर किसी दिन। यह सुनकर दाई माँ की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, जब बड़े मालिक ने आपके लिए लड़की देखने के लिए इतने सारे परिवारों को इस फैमिली डिनर पर बुलाया था तब दादी को यह बात बहुत बकवास लगी थी, लेकिन लगता है कि आपको सच में एक गर्लफ्रेंड मिल गई। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि सब किस्मत का खेल है। दाई माँ ने मिस्टर शैडो से कहा, आप 2 मिनट रुकिए, मैं एक बार दादी से पूछ लेती हूँ। वैसे भी उन्हें अपनी तबीयत से ज़्यादा अपने तीनों पोता पोती की शादी की फिक्र है। अगर उन्हें पता चलेगा कि आपको एक लड़की पसंद आ गई है तो शायद वो अभी आप दोनों से मिलने के लिए राज़ी हो जाएंगी। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने दाई माँ का शुक्रिया अदा किया। जवाब में दाई माँ ने अपना सर हाँ में हिलाया और दादी से बात करने के लिए अंदर गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई, लेकिन साथ में यह खबर लाई कि उसके अंदर जाने से पहले ही दादी सो चुकी थी। उसने मिस्टर शैडो से कहा, लेकिन सुबह दादी के उठते ही मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगी और मिलने का टाइम तय करके आपको खबर दूंगी। यह सुनकर मिस्टर शैडो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन दोनों ने दाई माँ से विदा ली और वापस बाहर की ओर चलने लगे। अंतरा ने मिस्टर शैडो से पूछा, लगता है आप दादी माँ से काफ़ी क्लोज हो। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, जब मैं जिंदल परिवार का हिस्सा बना तब पापा की शादी नहीं हुई थी और वो काम की वजह से अक्सर बाहर रहते थे, इसलिए घर पर सिर्फ मैं और दादी रहते थे। भले ही मैं अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन दादी ने मुझे अपने सगे पोते की तरह पाला था। यह सुनकर अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, वैसे भी बुजुर्ग लोगों को उन बच्चों से ज़्यादा लगाव होता है जिनको उन्होंने खुद पाला हुआ होता है। मिस्टर शैडो ने एक आह भरी और अंतरा को बताया, हाँ, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे दादी ने पाला है और आज तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था कि मैं तुम्हें दादी से मिलवा सकूं। मिस्टर शैडो ने अपनी बात पूरी ही की थी, तब तक अंतरा का फ़ोन बजा। अंतरा ने स्क्रीन पर देखा और मिस्टर शैडो से कहा, लगता है महेश अब घर के लिए निकल रहा है। महेश का नाम सुनते ही मिस्टर शैडो ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, महेश सच में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पहले उसने एक रखैल से शादी की और अब अपनी रखैल की बेटी को भी रखैल बनाकर जिंदल परिवार के साथ रिश्ता बनाना चाहता है। उसके जैसा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यह सुनकर अंतरा ने कहा, महेश के लिए अपने अहंकार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर उसे मेरी माँ का ज़रा सा भी ख्याल होता तो वो माँ को ऐसी हालत में छोड़कर अपने फ्यूचर के लिए अब्रॉड कभी नहीं जाता। अभी भी अंतरा का फ़ोन बजे जा रहा था। मिस्टर शैडो ने उससे कहा, फ़ोन उठा लो, तुम्हारी माँ के लिए हम न्याय लेकर रहेंगे। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और फ़ोन उठाया। फ़ोन की दूसरी तरफ महेश बहुत गुस्से में था। उसने अंतरा पर बदतमीज़ होने का इल्ज़ाम लगाया। उसने यह भी कहा कि अंतरा मेहमान होकर मेज़बान के घर के चक्कर लगा रही है, जिस वजह से लोग अंतरा के बारे में गॉसिप कर सकते हैं। यह सुनकर अंतरा को हंसी आ गई, क्योंकि गायत्री भी आज इस घर में पहली बार आई थी। फिर भी वो किसी गैर मर्द के साथ गार्डन के कोने में इश्क लड़ा सकती थी। इसमें महेश को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि गायत्री के ऐसा करने से महेश का जिंदल परिवार के साथ रिश्ता जुड़ने वाला था और उसकी करियर और रेपुटेशन आसमान की ऊंचाई छूने वाली थी। हालांकि अंतरा ने महेश को सिर्फ इतना जवाब दिया, ठीक है मिस्टर दीक्षित, मैं अभी बाहर आती हूँ। यह कहने के बाद अंतरा ने फ़ोन काट दिया
और मिस्टर शैडो की ओर देखा। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, क्या मुझे तुम्हारे साथ आने की ज़रूरत है? मिस्टर शैडो की बात का यह मतलब था कि वो अंतरा के साथ जाकर महेश को साफ साफ बता देगा कि गायत्री के भरोसे रहकर महेश को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर उसे कुछ हासिल करना है तो उसे अंतरा पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अंतरा की सोच थोड़ी अलग थी। उसने कहा, फिलहाल लता और गायत्री का पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी भी तरह से गायत्री की जिंदल परिवार में शादी हो जाए। इसलिए उनका मुझ पर ध्यान नहीं रहेगा और हो सकता है कि इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे माँ की मौत के बारे में कोई सबूत मिल जाए। इसलिए मैं अभी दुश्मनों को बिल्कुल आगाह नहीं करना चाहती। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो उसके साथ सहमत हुआ और फिर उसने कहा, अंतरा, अब तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द मैं मेरे सारे अधूरे काम पूरे कर लूँगा। यह सुनकर अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया और मिस्टर शैडो के गले लग गई और फिर वहाँ से निकली। वो जब बाहर गई तब महेश अपनी गाड़ी के पास खड़ा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अंतरा को देखते ही उसने थोड़े गुस्से से कहा, कहाँ चली गई थी तुम? सब लोग निकल गए, सिर्फ तुम अकेली बची हो। अगर यहाँ पर सिटी बस का बस स्टॉप होता तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाता। पता है, तुम्हारी वजह से मुझे जिंदल परिवार के नौकरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। यह कहते हुए महेश ने गेट के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ इशारा किया। हालांकि उन लोगों की पीठ महेश की तरफ थी, इसलिए उनका महेश के सामने देखने का सवाल ही नहीं था कि महेश को शर्मिंदा होना पड़े। अंतरा समझ गई थी कि महेश को अकेले इन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ खड़ा होना पड़ा, इसलिए उसे फिर से उसका इज्जत खोने का दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो गया है। अंतरा ने महेश के साथ कोई बहस नहीं की, उल्टा अपनी गलती मानते हुए कहा, सॉरी मिस्टर दीक्षित, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह सुनकर महेश ने आगे अंतरा को नहीं डांटा, क्योंकि वो हमेशा लोगों को यही दिखाता था कि वो बहुत दयालु और अच्छा इंसान है। उसने अंतरा को कार में बैठने कहा। अंतरा ने पीछे की सीट का दरवाज़ा खोला और बैठने जा रही थी, तभी महेश ने उसे रोका और आगे वाली सीट में बैठने कहा। महेश के हिसाब से अंतरा गाड़ी की पीछे की सीट में बैठने के लायक नहीं थी। अंतरा भी बिना कुछ कहे आगे आकर बैठ गई। अंतरा उसकी हर बात मान रही थी। इस बात से महेश को काफ़ी अच्छा लग रहा था। महेश ने भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी चलाते हुए महेश ने गलती से अंतरा से कह दिया, तुम अपनी माँ से ज़्यादा आज्ञाकारी हो। यह सुनते ही अंतरा ने कुछ सोचा और कहा, क्यों, मेरी माँ आपकी बात मानती नहीं थी? इसके जवाब में महेश ने रूखे लहजे में बताया, वो प्रेग्नेंट क्या हो गई? मेरे साथ ऐसे पेश आने लगी जैसे वो कोई राजकुमारी हो, और ऊपर से उसने एक लड़की को जन्म दिया। इतना बोलने के बाद महेश ने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ उस वक्त मैंने अब्रॉड जाना चुना, वरना अभी तक मैं गरीब होता। मैंने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया होता। अगर ऐसा हुआ होता तो तुम्हारे पास रहने के लिए इतना शानदार बंगलो नहीं होता और ना ही खाने के लिए इतना बढ़िया खाना मिलता। यह बोलने के बाद महेश ने अंतरा की तरफ देखा और पूछा, यह कैसे हाव भाव हैं? तुम रो रही हो या हंस रही हो? यह समझ नहीं आ रहा है। जवाब में अंतरा ने बताया, नहीं, मुझे बस माँ की याद आ गई। मेरे पैदा होते ही वो मुझे छोड़कर चली गई थी। अगर उसके फ़ोटो नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वो कैसी दिखती थी। यह सुनकर महेश ने कहा, दरअसल तुम्हारी माँ बुरी नहीं दिखती थी, वो लगभग तुम्हारे जैसी ही दिखती थी। बस तुम्हारी आंटी जितनी समझदार और आज्ञाकारी नहीं थी। महेश ने लता के बारे में जिक्र करने के बाद आगे कहा, हालांकि तुम्हारी आंटी का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि आदमी का ख्याल कैसे रखते हैं। आदमी पूरा दिन बाहर काम करने के बाद थक कर जब घर आता है तो वो उम्मीद करता है कि घर पहुंचते ही कोई पहले उसके हाथ में पानी का गिलास दे, चाय बना कर दे। तुम्हारी आंटी को मुझे इस बारे में कभी कुछ बोलना नहीं पड़ा, लेकिन पता है तुम्हारी माँ के क्या ख्याल थे? उसका कहना था कि आदमी और औरत एक बराबर होने चाहिए, उन दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आदमी एक परिवार का हेड होता है।
अब क्या मैं उसके लिए चाय बनाता? अंतरा चुपचाप महेश की बातें सुन रही थी। महेश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो कहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए झुक नहीं सकती। यह क्या बात हुई? मैंने देखा है कि रास्ते बनाने में, कंस्ट्रक्शन साइट पर, खेतों में औरतें भी मजदूरी करती हैं। तो क्या प्रेग्नेंट होने पर वो लोग आराम करने लगते हैं? अगर बच्चे पैदा करना औरतों का काम है, तो आदमी की सेवा करना भी औरतों का काम है। अगर वो तुम्हारी जितनी आज्ञाकारी होती, तो शायद मैंने उसके साथ रुकने के बारे में सोचा होता। यह सुनकर अंतरा ने बिना महेश की ओर देखे कहा, तो आपके कहने का यह मतलब है कि अगर माँ आंटी जितनी आज्ञाकारी होती, तो क्या आप उसके साथ होते, है ना? इसके जवाब में महेश ने तुरंत कहा, नहीं। एक आदमी की जिंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका फ्यूचर और उसका करियर होता है। मैं एक औरत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था। महेश के यह कहते ही अंतरा का अगला सवाल तैयार था। अगर माँ ने मेरे बदले किसी लड़के को जन्म दिया होता, तब भी आप उसे छोड़ देते? यह सवाल सुनकर महेश थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। शायद इसका जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कह दिया, लेकिन उसने लड़के को जन्म ही दिया ही नहीं। महेश को कभी नहीं लगा था कि उसने अंतरा की माँ को छोड़कर गलत किया है। अंतरा ने सोचा कि वो बेकार में ही महेश से इतने सवाल कर रही है। महेश जैसे आदमी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपनी पत्नी को इज्जत देगा। वो बस लोगों के सामने नाटक करेगा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अंदर से वो एक ही बात मानता है कि औरतों ने सिर्फ आदमियों की सेवा करने के लिए जन्म लिया है। महेश के ख्याल काफ़ी पिछड़े हुए थे। अंतरा को खुद पर ही हंसी आ गई कि वो बेकार में ही यह सोच रही थी कि शायद महेश को अपने किए का पछतावा होगा। आखिर में अंतरा ने टॉपिक बदलने के लिए पूछा, अच्छा मिस्टर दीक्षित, आंटी और गायत्री हमारे साथ क्यों नहीं आए? इसके जवाब में महेश ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, वो उन्हें वहाँ थोड़ा काम है। यह सुनकर अंतरा ने कहा, लेकिन आज तो हम लोग पहली बार जिंदल परिवार से मिले हैं। उन लोगों को ऐसा क्या काम है कि उन्हें रात को वहाँ रुकना पड़ेगा? यह सुनते ही महेश ने तेज नज़रों से अंतरा की तरफ देखा। लता और गायत्री आखिर क्या करने के लिए जिंदल परिवार में रुके थे? यह सुनते ही महेश ने तेज नज़रों से अंतरा की तरफ देखा। उसने थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा, अंतरा, गायत्री की मिस्टर जिंदल के बड़े बेटे के साथ शादी होने वाली है, इस बात से तुम्हें जलन हो रही है? यह सुनकर अंतरा मन में ही हंस पड़ी। हालांकि फिर भी उसे एक आज्ञाकारी और समझदार बेटी होने का नाटक जारी रखना था। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर दीक्षित? गायत्री मेरी छोटी बहन है। अगर उसकी जिंदल परिवार में शादी होगी तो हमारी फैमिली के लिए कितने गर्व की बात होगी। अंतरा की बात सुनकर महेश को राहत मिली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है कि तुम हमारे परिवार के बारे में सोचती हो। तुम्हें ख्याल होना चाहिए कि औरतों को आखिर में आदमियों पर ही डिपेंड रहना है। तुम्हारी आंटी को देखो, जब से उसकी मुझसे शादी हुई है, उसकी लाइफ कितनी बेहतर बन गई है। अगर गायत्री की जिंदल परिवार में शादी होगी तो सोचो, मिस्टर कश्यप की कंपनी में मेरे पास कितनी अथॉरिटी होगी। बिग बॉस के ससुर होने के नाते किसी की मेरे सामने नज़र उठाने की भी हिम्मत नहीं होगी, और इसका फ़ायदा हमारे पूरे परिवार को होगा, तुम्हें भी होगा। यह सुनकर अंतरा ने अपनी आंखें झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर गायत्री की वजह से आपको थोड़ी मदद मिल रही है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? अंतरा की बात सुनकर महेश ने बताया, दरअसल तुम भी गायत्री की तरह ही हो, बस तुम्हारे यह कपड़े अच्छे नहीं हैं। तुम्हारी आंटी की हर बात अच्छी है, बस कपड़ों के मामले में उसका टेस्ट ठीक नहीं है। यह कपड़े उसी के थे जो कि उसे पसंद नहीं थे, इसलिए उसने तुम्हें दे दिए थे। यह थोड़ी पुरानी फैशन के हैं, और मैंने देखा कि तुमने ऐसे कपड़े पहने थे, फिर भी मिस्टर जिंदल का छोटा बेटा तुम्हारे पास आकर बातें कर रहा था। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, है ना? अंतरा अब इस मामले में किसी और को शामिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कह दिया, हम तो बस ऐसे ही मिले थे, वो भी सिर्फ एक बार। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते।
यह सुनते ही महेश ने कहा, लेकिन इस तरह पहली बार मिलना भी किस्मत का इशारा हो सकता है। अब देखो ना, हम दोनों भी जब पहली बार मिले थे तब एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। दूसरी बार मिलने के बाद हमारी पहचान बढ़ गई थी और मुझे लगता है कि मिस्टर जिंदल के छोटे बेटे पर तुम्हारी काफ़ी अच्छी इम्प्रेशन है। कम से कम वो तुम्हें नापसंद तो नहीं करता। तुम दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो तो कर ही दिया होगा ना। इसके जवाब में अंतरा ने अपना सर ना में हिलाकर मना कर दिया। यह देखकर महेश ने अंतरा को सलाह दी कि उन दोनों को तुरंत ही कांटेक्ट बना लेना चाहिए था, क्योंकि वह अंतरा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहता। महेश की बातें सुनकर अंतरा ने सिर्फ ओके कह दिया। अंतरा को ख्याल आया कि गाड़ी में अगर कोई चीज़ होगी तो वो महेश के मुंह पर फेंक कर मारती। महेश आगे कोई ज्ञान ना दे सके, उसके लिए अंतरा ने टॉपिक बदलते हुए कहा, मिस्टर दीक्षित, आपकी ध्रुव से कोई बात हुई थी? उसने खाना खाया या नहीं? रात भी बहुत हो गई है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है कि कहीं उसे अकेले डर तो नहीं लग रहा होगा। महेश की दुखती रग पर अंतरा का पांव पड़ते ही उसे अपने अनमोल रतन ध्रुव की याद आ गई और उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। दूसरी तरफ जिंदल परिवार में अलग माहौल था। आज का फैमिली डिनर अच्छा नहीं रहा था। जिंदल परिवार के दोनों लड़कों को जो लड़कियां पसंद आई थी वो ठीक नहीं थी। अशोक जिंदल गुस्से में अपने बेडरूम में बैठा था। उसकी 2 उंगलियों के बीच एक सिगरेट चल रही थी। हालांकि वो उसे पी नहीं रहा था, बस पकड़ी हुई थी। किरण जिंदल एक प्लेट में खाना लेकर आई और अशोक के सामने रखते हुए कहा, आपने तब ठीक से खाया नहीं था, थोड़ा खा लीजिए। यह सुनकर अशोक ने फ्रस्ट्रेशन में जवाब दिया, ऐसी हालत में मुझे कैसे भूख लगेगी? तुम ही बताओ किरण, अब मुझे फिक्र हो रही है। हमारे दोनों बच्चों को ऐसी लड़कियां पसंद आई हैं जिसमें एक बहुत ही शातिर है और दूसरी ऐसे कपड़े पहनती है जैसे किसी बार में नाचने वाली पहनती हो। अशोक की बातें सुनकर किरण धीरे से उसके पास बैठी और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे समझाने लगी, सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया के हर माँ बाप ऐसे ही होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप को उनकी तबीयत और पढ़ाई के बारे में फिक्र रहती है। जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी शादी की। और ऊपर से हम काफ़ी अमीर हैं और हमारे दोनों लड़के बहुत अच्छे दिखते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि ऐसी शातिर लड़कियां उन दोनों से शादी करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। यह सुनकर अशोक ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम तो टिपिकल बिजनेस फैमिलीज की तरह हैं भी नहीं कि हमें सिर्फ अपने क्लास की लड़की चाहिए। अगर लड़की का कैरेक्टर अच्छा है तो मुझे उसके परिवार की हैसियत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों को ही ऐसी लड़की पसंद आई जिस पर भरोसा करना नामुमकिन है। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल कबीर की पसंद खराब नहीं है। मैंने उस लड़की गायत्री से बात की, वो मुझे काफ़ी आज्ञाकारी और नेक दिल लगी। यह सुनकर अशोक की भौहें उठ गई। उसने कहा, कबीर ने डिनर टेबल पर क्या कहा तुमने सुना नहीं? वो लड़की किसी आदमी के साथ एंगेज्ड है, ऊपर से किसी दूसरे आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसी लड़की को तुम अच्छी कैसे कह सकती हो? जवाब में किरण ने बताया कि उन लोगों ने जो सुना था वो कहानी का सिर्फ एक पहलू था। अशोक ने दलील रखी कि जब उसकी इंगेजमेंट की खबर न्यूज़ में भी आ चुकी थी तो वो गलत कैसे हो सकती है। किरण ने अशोक को बताया कि उसने गायत्री की मालता से साफ साफ बात की थी और उसे पता चला था कि इन सब में गायत्री की कोई गलती नहीं थी। गायत्री आहूजा ग्रुप में काम करती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से वो रुद्र आहूजा को पसंद आ गई थी, इसलिए रुद्र ने उसके साथ अफेयर करने के लिए ज़बरदस्ती की। गायत्री ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए रुद्र ने मीडिया वालों को पैसे देकर गायत्री की और उन दोनों की इंगेजमेंट और प्रेगनेंसी की झूठी खबर फैलाई थी। यह सब जानकारी मिलते ही अशोक की आंखें चौड़ी हो गई। किरण ने आगे कहा, मुझे तो उस लड़की पर दया आ गई। आपको पता है, बचपन से ही उसे उसकी एक कज़न बहन ने बहुत परेशान किया है। बेचारी शांत स्वभाव की है, इसलिए उसने सब कुछ सह लिया। मैंने जब उसे यह सब पूछा तब बेचारी बहुत रोई। वो प्रेग्नेंट नहीं है,
यह साबित करने के लिए उसने मुझे यहाँ तक कहा कि अगर मुझे उस पर यकीन नहीं है तो वह बाहर जाकर दौड़ कर दिखाएगी। उसने बहुत कस्में खाई। आप ही सोचिए, वो एक सीधी सादी आम लड़की इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के साथ कैसे लड़ पाती। इतना कहने के बाद किरण ने देखा कि उसकी बातें सुनकर अशोक के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। इसलिए उसने आगे कहा, हमारी भी एक बेटी है। अगर इशिका को भी इस तरह बदनाम किया जाता तो आपको दुख नहीं होता। किरण की बोली हुई यह आखिरी बात ने रही सही कसर पूरी कर दी। अशोक ने इशिका को बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पाला था। इशिका की ऐसी कोई जिद नहीं थी जो अशोक ने पूरी ना की हो। इशिका को कोई परेशान करे, इस ख्याल से ही अशोक का खून खौल उठा। अशोक ने किरण से कहा, मेरे रहते मेरी बेटी को कोई परेशान नहीं कर सकता। यह सुनकर किरण ने कहा, उस वक्त मैंने भी बिल्कुल आपकी तरह सोचा था कि अगर गायत्री की जगह हमारी इशिका होती तो क्या मैं ऐसा होने देती। गायत्री की हालत बहुत दयनीय है और इसमें कहीं ना कहीं कबीर की भी गलती है। लड़की उसकी पसंद की थी, उसने गायत्री के लिए गाउन भी बनवा कर भेजा था, तो फिर वो ऐसी अफवाहों पर कैसे यकीन कर सकता है। पता है इससे उस लड़की पर क्या बीती है। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। अशोक की उंगलियों में पकड़ी सिगरेट चलते चलते उसके फिल्टर के नज़दीक पहुंच गई। तब अशोक को एहसास हुआ कि वो खत्म हो चुकी है। वो सिगरेट को एश ट्रे में दबाकर खड़ा हुआ और कहा, अगर ऐसा हुआ है फिर तो हमने मिस दीक्षित के ऊपर उंगली उठाकर गलती की है। अशोक की बात सुनकर किरण को काफ़ी राहत मिली। वो अशोक के साथ सहमत थी। उसने बताया कि वो कब से यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि गायत्री बुरी लड़की नहीं है। और तो और जब कबीर ने सबके सामने इतने कड़वे शब्द कहे फिर भी गायत्री ने एक शिकायत तक नहीं की थी। उसने रूम में जाकर बस अकेले में रो लिया था। आखिर अशोक ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए। कबीर मेरा बड़ा बेटा है, उसकी होने वाली पत्नी नैतिक और इशिका की भाभी होगी और वो लड़की विनम्र और नेक दिल होनी चाहिए। वो घमंडी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। यह सुनकर किरण ने कहा, आपकी बात सुनकर एक और बात याद आई। जो लड़की नैतिक को पसंद आई थी, मुझे पता चला है वो बहुत ही घमंडी लड़की है। वो गायत्री की कजिन है जिसने उसे बचपन से बहुत परेशान किया है। इतना कहने के बाद किरण थोड़ा खांसी ताकि अशोक को यह न लगे कि किरण जानबूझकर उसे यह सब बता रही है। आगे किरण ने कहा, आपको नैतिक से बात करके उसे समझाना पड़ेगा कि वो उस हैवी मेकअप और अजीब कपड़ों वाली लड़की के बारे में कुछ ना सोचे। अगर मैं उसे कहूँगी तो शायद मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन बच्चे आपकी बात को कभी नहीं टालते। यह सुनकर अशोक ने किरण को भरोसा दिया कि वो नैतिक से बात कर लेगा। उस रात लता और गायत्री जिंदल परिवार के घर पर ही रुकी थी। यह बात मुंबई के रईस परिवारों में फैल गई थी। सब यह सोच रहे थे कि जिंदल परिवार रहस्यमय होने के लिए वैसे ही फेमस था। अगर कोई लड़की वाले उनके घर पर रात को रुके थे, इसका यह मतलब था कि शादी लगभग तय हो चुकी थी। अगली सुबह होते ही किरण खुद लता और गायत्री को बाहर छोड़ने गई थी। किरण ने लता और गायत्री से कहा था कि जब भी उन्हें टाइम मिले वो लोग किरण से मिलने आ जाया करें। लता के ना कहने का कोई सवाल ही नहीं था। जिंदल परिवार के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाने के लिए वो तैयार थी। किरण को अलविदा कहने के बाद वो दोनों जिंदल परिवार की ही गाड़ी में बैठी जो उन दोनों को पाली हिल उनके घर छोड़ने जा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग घर पहुंचे। जब वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तब अंतरा नाश्ता बना रही थी। ध्रुव को स्प्रिंग रोल खाने थे, इसलिए महेश ने अंतरा को बनाने कहा था। अंतरा स्प्रिंग रोल को फ्राई कर रही थी। यह देखकर लता ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरे बेटे ने तुमसे बहुत मेहनत करवाई है। अंतरा कोई जवाब दे उसके पहले गायत्री ने किचन की तरफ चलते हुए ताना मारा, करने दो ना माँ, इसे तो नौकरों की तरह काम करने की आदत है और वैसे भी वो हमारे घर में रहती है, खाती पीती है, तो कुछ ना कुछ करके बदला तो चुकाना पड़ेगा ना। यह सुनकर अंतरा ने गैस बंद किया
और मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा घर, तुम्हारे पास खुद की एक झोपड़ी भी है क्या? और रही बात इस घर की, तो अपनी माँ से जरा पूछ कि यह घर उसके नाम पर है या उसके पति के नाम पर। यह सुनकर गायत्री की बोलती ही बंद हो गई। लता के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो लोग वहां से चले गए। बाहर से ध्रुव के हंसने की आवाज आ रही थी। वो टीवी पर कार्टून देख रहा था। गायत्री ने लता से कहा, माँ मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं सोने जा रही हूँ। यह सुनते ही लता ने गायत्री का हाथ पकड़कर रोका और कहा, पहले जाकर महेश से मिलो। जब तुम घर आते ही तो तुम्हें बड़ों के पास जाकर बताना पड़ता है कि तुम आ गए हो। यह सुनकर गायत्री चिढ़कर लता की तरफ देखने लगी। लता की बात सुनकर गायत्री थोड़ा चिढ़ गई थी। क्या बोल रही हो? कौन से जमाने में जी रही हो माँ? इतनी फॉर्मेलिटीज कहाँ होती हैं? यह सुनकर लता ने गायत्री को डांट दिया, ज़्यादा होशियारी मत दिखा। जितना कहा है उतना करो। जाओ और जाकर महेश से मिलो। गायत्री के पास लता की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो धीरे धीरे महेश के स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। लता भी उसके पीछे गई। अंतरा ने स्प्रिंग रोल की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखी और ध्रुव को खाने के लिए बुलाया। लेकिन ध्रुव टीवी पर चल रहे कार्टून को एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं करना चाहता था। उसने बिना टीवी से अपनी नजरें हटाए अंतरा से कहा, प्लेट मुझे यहाँ ला कर दो। यह सुनकर अंतरा ने ध्रुव की तरफ देखा, लेकिन उसका ध्यान अब भी टीवी पर था। फिलहाल महेश या लता वहाँ पर नहीं थे, इसलिए अंतरा को ध्रुव के टेंट्रम झेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। उसने ध्रुव से कहा, देखो मैं 3 तक काउंट करूंगी। अगर तब तक तुम यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हारे सारे स्प्रिंग रोल डस्टबिन में फेंक दूंगी। अंतरा की बात सुनते ही ध्रुव ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही। ध्रुव का ताना सुनकर अंतरा ने कह दिया कि ध्रुव को अंतरा की शादी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर बिना कुछ कहे डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करके ध्रुव को चेतावनी दी। यह देखकर ध्रुव बहस किए बिना सोफे से नीचे उतरा और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और खाने लगा। उसने अंतरा से कहा, तुम सिर्फ मुझे ही डरा सकती हो और किसी को नहीं। ध्रुव ने यह बोला था तब अंतरा किचन में सफाई करने चली गई थी। उसने अंदर से ही ध्रुव को जवाब दिया, देखो एक बात साफ साफ समझ लो, मैं तुम्हें डराना धमकाना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें दूसरों के काम की कदर करनी पड़ेगी। तुम्हें स्प्रिंग रोल खाने थे इसलिए मैंने बना कर दिए। तुम्हारी माँ और बहन के साथ मेरा जो भी झगड़ा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और तुम यह भी समझ लो कि मैं तुम्हारे घर में टेम्परेरीली रह रही हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि तुम्हारे डैड मेरी वजह से एक बड़ी कंपनी से जुड़ पाए हैं। लेकिन मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। यह सब सुनकर ध्रुव ने फ्रस्ट्रेट होकर लापरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम लोगों की कैट फाइट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सुबह सुबह मुझे लेक्चर मत दो और शांति से नाश्ता करने दो प्लीज़। अंतरा के पास इतना पेशेंस नहीं था कि वो ध्रुव को मैनर्स सिखा सके, और वैसे भी उसे कुछ भी सिखाने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि महेश ने ध्रुव को बहुत सर पर चढ़ा रखा था। अचानक अंतरा को सल्फ्यूरिक एसिड वाली बात याद आ गई। वो फिर से डाइनिंग टेबल के पास आई और पूछा, अच्छा ध्रुव यह बताओ कि तुम्हें डिश वॉशर लिक्विड की बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड भरा है, यह बात कैसे पता चली थी? ध्रुव ने स्प्रिंग रोल का एक निवाला खाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, एक्चुअली मुझे आधी रात को भूख लगी थी तो मैं उठकर किचन में कुछ खाने के लिए आया था। मैंने देखा कि दीदी स्टील की बोतल में कुछ भर रही थी, और अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि डिश वॉशर लिक्विड की बोतल की जगह वो ही स्टील की बोतल थी, इसलिए मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, तो फिर इस बारे में तुमने मुझे क्यों बताया था? तुम तो वैसे भी मुझे नफरत करते हो ना, तो मेरे हाथ खराब हो जाने देते। अंतरा का ताना सुनकर ध्रुव ने कुछ देर तक उसे घूरा और फिर जवाब दिया, मैंने तुम्हें इसीलिए बताया था क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। उस दिन अम्यूज़मेंट पार्क के घोस्ट हाउस में मैं रास्ता भूल गया था, तब ना मेरी माँ मुझे ढूंढने आई थी और ना ही मेरी बहन, सिर्फ तुम मुझे बाहर ले जाने आई थी। तुम्हारी मेरी माँ और बहन से जो भी लड़ाई हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया था।
इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया, तो अब हिसाब बराबर हो गया। यह सुनकर अंतरा को थोड़ी हैरानी हुई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा कि उसे यह जानकर अच्छा लगा कि ध्रुव को सही और गलत की परख है। जवाब में ध्रुव ने कह दिया कि उसे अभी भूख लगी है, इसलिए अंतरा उसे डिस्टर्ब ना करे। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और वापस से किचन में जाकर अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद लता और गायत्री महेश के स्टडी रूम से बाहर आए। अभी भी उन दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि महेश ने उन दोनों को डांटा नहीं होगा। लता ने गायत्री से कहा, पहले कुछ खा ले, उसके बाद सो जाना। यह सुनकर गायत्री सीढ़ियों पर ही रुक गई और सोचने लगी। वैसे तो उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आज नाश्ता अंतरा ने बनाया था, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए। गायत्री मुड़ी और सीढ़ियाँ उतारते हुए उसने कहा, तुमने ठीक कहा माँ, मुझे थोड़ी भूख तो लगी है। और इत्तेफाक से अंतरा ने स्प्रिंग रोल बनाए हैं। यह सुनते ही अंतरा ने किचन के अंदर से आवाज़ लगाकर जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया है। अंतरा का जवाब सुनकर गायत्री के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने पूछा, तुमने सिर्फ ध्रुव के लिए स्प्रिंग रोल बनाए थे? इसके जवाब में अंतरा ने अपना एप्रन निकालते हुए कहा, और नहीं तो क्या, ध्रुव ही तो दीक्षित परिवार का वारिस है और मैं इस घर में रहती हूँ, इसलिए मेरा सिर्फ इस घर के मालिक की तरफ फर्ज बनता है, जो कि ध्रुव है, तुम नहीं। यह सुनकर गायत्री ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ताने मारना बंद करो। मुझे पता है तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि मैंने रुद्र को डंप कर दिया और अब मेरा रिश्ता जिंदल परिवार में होने वाला है। इस बात की तुम्हारे चेहरे पर साफ निराशा दिख रही है। गायत्री की बात सुनकर अंतरा हंस पड़ी। उसने जवाब दिया, हाँ मैं काफ़ी निराश हूँ, क्योंकि मेरी बहन को अपनी ज़िंदगी में सेटल होने के लिए यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। गायत्री गुस्से से तिलमिला उठी। उसने अंतरा को धमकी दी, अगर तुम्हें मुझसे झगड़ा ही करना है तो मैं पापा को बुला लेती हूँ, वो ही तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। यह सुनते ही अंतरा तुरंत तैयार हो गई। उसने गायत्री को जवाब दिया, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। हम उनको ही पूछ लेंगे कि इस घर में तुम ध्रुव की बराबरी करने के लायक हो या नहीं। ध्रुव का जिक्र होते ही गायत्री की बोलती बंद हो गई। महेश के लिए ध्रुव से बढ़कर कुछ नहीं था। गायत्री अच्छी तरह से जानती थी कि अगर ध्रुव पर बात आई तो महेश हमेशा अपने बेटे की ही साइड लेगा, फिर भले ही ध्रुव सही हो या गलत हो। गायत्री ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को पी गई और फिर अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा यह घमंड ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। मिसेस जिंदल ने कहा है कि वो कुछ दिनों में मुझे फिर से उनके घर बुलाने वाली हैं, इसलिए सोचना भी मत कि तुम्हारा वहाँ कोई चांस चलेगा। इसके जवाब में तुरंत अंतरा ने कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे जिंदल परिवार या उसके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर गायत्री ने मजाक उड़ाया कि अंतरा का बॉयफ्रेंड तो लोगों को अपनी शक्ल दिखाने से भी डरता है। अंतरा ने भी पलटवार किया कि फैमिली डिनर में जिंदल परिवार का बड़ा बेटा भी तो मास्क पहन कर आया था। इसके जवाब में गायत्री ने कहा, वो तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही पहना था। मिस्टर जिंदल जूनियर एक टैलेंटेड आदमी है, वो जिंदल परिवार के वारिस हैं। उनके और तुम्हारे आवारा बॉयफ्रेंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गायत्री की बात सुनकर अंतरा सिर्फ मुस्कुराई। वो गायत्री के साथ ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि गायत्री जैसी बेवकूफ़ औरत से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं था, और वैसे भी गायत्री की गलतफहमी बहुत जल्द अपने आप दूर होने वाली थी, इसलिए उसके साथ झगड़ा करके कोई मतलब नहीं था। अंतरा बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। यह देखकर गायत्री के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ गई। उसके बाद अगले कुछ दिनों में अचानक लता और गायत्री के सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगे। अंतरा को पता नहीं था कि जिंदल परिवार के पास कितनी दौलत है, ना ही उसने कभी यह बात जानने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक ही हर रोज़ इतने सारे लोगों को घर आते देखकर अंतरा को एहसास हो गया था कि जितने रईस लोग उसने अपनी ज़िंदगी में देखे थे, जिंदल परिवार उनसे कम 10 गुना रईस होगा। मुंबई के काफ़ी सारे अमीर लोग महेश के घर आते थे,
कुछ लोग महेश से मिलने का बहाना करके आते थे तो कुछ लोग यह कहते थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजना चाहते हैं, इसलिए वो गायत्री से गाइडेंस लेना चाहते हैं। अंतरा ने काफ़ी क्रिएटिव बहाने सुने थे, लेकिन आखिर में सबका मकसद एक ही था, दीक्षित परिवार से अच्छा रिश्ता बनाना। यह सब देखकर महेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन तो वो इतना खुश था कि उसका ज़मीर जाग गया और उसने अंतरा के हाथ में एक क्रेडिट कार्ड रखा। यह देखकर अंतरा सवालिया नज़र से महेश की ओर देखने लगी। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पॉकेट मनी है। रेस्टोरेंट में जाकर खाना वाना खाओ, अच्छे कपड़े खरीदो। अंतरा से यह बोलने के बाद महेश अपने बेडरूम की तरफ गया। वो शराब के नशे में था, उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। अंतरा क्रेडिट कार्ड की तरफ देखकर थोड़ा हिचकिचाई और फिर उसे रख दिया। दीक्षित परिवार की ज़िंदगी पिछले कुछ दिनों में भले ही बदल गई हो, लेकिन अंतरा की ज़िंदगी अभी भी पहले जैसी ही थी। वो अभी भी आकर्ष छाबरा की मेकअप आर्टिस्ट थी। जब भी आकर्ष का कोई इवेंट होता था तो गरिमा अंतरा को एडवांस में कॉल करके टाइम और जगह बता देती थी। अंतरा सीधा लोकेशन पर पहुंचकर अपना काम करके वापस आ जाती थी, और जब काम नहीं रहता था तो वो महेश के घर पर ही रहती थी। अंतरा ने मिस्टर सैडो से बोलकर गार्डन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बहुत सारी सेल्फ लर्निंग बुक्स खरीदवाई थी। जब भी उसका शूटिंग या किसी इवेंट का काम नहीं रहता था तो वो अपने कमरे में वो बुक्स पढ़ती थी, क्योंकि वैसे भी महेश के घर आते अमीर लोगों में अंतरा को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लगभग पूरा दिन नीचे हॉल में चहल पहल और शोर शराबा रहता था। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह एक बिन बुलाया मेहमान घर पर आया। अंतरा अपनी किताबों में डूबी हुई थी। तब उसे नीचे से आवाज़ें आने लगी, और वो शोर बातें या हंसी मजाक का नहीं था, बल्कि किसी के झगड़ने का था। अंतरा सोच में पड़ गई कि अब तो दीक्षित परिवार का घर रईसों की गिनती में आता था, तो अब ऐसा कौन था जिसकी इस घर में आकर झगड़ा करने की हिम्मत हुई थी। अंतरा अपने कमरे से बाहर आई और सीढ़ियों के पास गई। नीचे देखते ही उसे हंसी आ गई। नीचे और कोई नहीं बल्कि रुद्र की माँ मधु शोर मचा रही थी। अंतरा ने देखा कि मधु गायत्री की तरफ उंगली दिखाकर उसे डांट रही थी। मधु ने गायत्री से कहा, तुम्हारे पेट में हमारे खानदान का वारिस है, तो अब तुम जिंदल परिवार में कैसे शादी कर सकती हो? पहले तो मेरे बेटे के आगे पीछे घूमते थकती नहीं थी, अब अचानक क्या हो गया? जाहिर सी बात थी कि ना ही मधु के शब्द और ना ही उसका बात करने का टोन सही था, लेकिन गायत्री भी कुछ कम नहीं थी। उसे भी आज जाकर मधु पर अपनी पूरी भड़ास निकालने का मौका मिला था। उसने मधु से कहा, ओ मधु मैडम, ज़्यादा बकवास मत करो। अब मैं आहूजा निवास में नहीं रहती जो मुझ पर अपनी तानाशाही चलाओगी। और रही बात मेरी शादी की, तो यह कदम उठाने के लिए मुझे आपके बेटे ने मजबूर किया है। यह सुनकर मधु ने गायत्री को ताना मारा, ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तू और मैं दोनों जानते हैं कि अपनी ही बहन की पीठ पर छुरा भोंक कर तुम मेरे घर में घुसी थी और रुद्र से शादी करने की रट लगाई थी। और मुझे यह भी पता है कि अब तुम लोगों को यह बोलती फिर रही हो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि तुम्हारे सोनोग्राफी रिपोर्ट्स अभी भी मेरे घर पर पड़े हुए हैं। यह सुनकर गायत्री को एहसास हुआ कि मधु कभी भी दुनिया के सामने उसकी पोल खोल सकती है। उसने तुरंत लता की तरफ देखा। लता तुरंत गायत्री के पास आई और उसे चुप रहने के लिए आंखों से इशारा किया। उसके बाद वो मधु से बात करने के लिए आगे गई। मधु ने लता की तरफ देखा और कहा, आपकी बेटी तो वैसे भी बेवकूफ़ है, लेकिन आपकी अकल भी घास चरने गई थी क्या, जो आपने उसे कुछ भी नहीं कहा? यह सुनकर भी लता ने मधु को शांति से समझाने की कोशिश की। मधु जी, दरअसल अभी मामला थोड़ा पेचीदा है, आप बैठिए तो सही, मैं समझाती हूँ। यह कहते हुए लता मधु का हाथ पकड़कर सोफे के पास ले गई। मधु बेमन से सोफे पर बैठी और लता को जवाब दिया, बताइए क्या बात है? मैं भी तो जानूं वो पेचीदा मामला। मुझे पता है कि आप बातें करने में माहिर हैं, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि आप बकवास तो नहीं करेंगी।
यह सुनकर लता मुस्कुराई और गायत्री की तरफ देखकर उसे मधु के लिए चाय बनाने कहा। गायत्री के पास लता की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी माँ के पास मधु से निपटने का कोई न कोई रास्ता ज़रूर होगा। वैसे जब भी वो खुद से कुछ करने जाती थी तो उल्टा ही हो जाता था, इसलिए बेहतर यही था कि वह सब कुछ लता के ऊपर छोड़ दे। गायत्री ने किचन में जाकर एक बर्तन में पानी भरा और गैस चालू करके पानी उबालना शुरू किया। उसे लता और मधु की बातें यहाँ ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने ऊपर देखा तो पिंक कलर की मेटल फ्रेम के रीडिंग ग्लासेस पहने और हाथ में किताब पकड़े अंतरा सीढ़ियों की रेलिंग के पास खड़ी थी। वो ऑडियंस बनकर शांति से नीचे चल रहा ड्रामा देख रही थी। गायत्री अंतरा को घूर रही थी। यह देखकर अंतरा उसकी तरफ और ज़्यादा हंसी। गायत्री और लता दोनों की लालच की वजह से आज दोनों समधन का रिश्ता टूटने जा रहा था। अंतरा यह होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अंतरा को इतना खुश देखकर गायत्री मन ही मन उसे गालियां दे रही थी। बीच बीच में गायत्री को बाहर चल रही बातें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। मधु ने लता से कहा, देखिए जी, अगर गायत्री को रुद्र से शादी नहीं करनी तो इसके बारे में एक बार सोच सकते हैं, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा हमारे खानदान का वंश है और मैंने अपने पोते के लिए इतने साल इंतज़ार किया है, इसलिए वो बच्चा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। यह सुनकर लता मुस्कुराई। मधु गुस्से में थी, लेकिन लता बहुत शांत थी, क्योंकि अब उसे मधु के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लता ने धीरे से कहा, देखिए मधु जी, यह तो थोड़ा मुश्किल है। लता की बात सुनकर मधु की भौहें उठ गई। उसने पूछा, मुश्किल से आपका क्या मतलब है? आप जो भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए। लता ने जवाब में कहा, कुछ दिन पहले मैं गायत्री को गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर गई थी। उसने सोनोग्राफी करके कहा कि गायत्री थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना खतरे से खाली नहीं है। यह सुनते ही मधु के मुंह से हल्की चीख निकल गई। क्या? लेकिन शुरुआत में तो सब ठीक था, अब अचानक से क्या हो गया? इसके जवाब में लता ने बताया कि सब उसी की गलती है। जब गायत्री छोटी थी तब से उसने गायत्री पर ध्यान नहीं दिया था। वो अपने पिता के पास बड़ी हुई है और आदमियों को तो पता ही नहीं होता कि बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाता है, और गायत्री भी खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसे बुखार आ गया था। लता ने बताया कि उसे लगा था कि वायरल जैसा कुछ होगा, लेकिन जब वो लोग डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि गायत्री का बच्चे के जिंदा रहने के बहुत कम चांस हैं। यह सुनकर मधु ने लता से कह दिया, मैं नहीं मानती। गायत्री को बोलो कि चाय वाय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह बोलते हुए मधु अचानक से खड़ी हो गई और किचन की तरफ जाने लगी। लता ने तुरंत उठकर मधु का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे मधु जी, आप क्या कर रहे हो? गायत्री पिछले कुछ दिनों से वैसे ही दुखी है, अब यह सब करके उसे और तकलीफ मत दीजिए प्लीज। लता अपनी बातों से पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती थी, लेकिन मधु को नहीं। उसे लता के एटीट्यूड से समझ आ गया था कि वो झूठ बोल रही थी। मधु ने लता से कहा, तुम दोनों माँ बेटी अपने वादे से मुकर रहे हो। गायत्री ने इस बच्चे को अपना हथियार बनाकर रुद्र को उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर किया था, पर अब जब तुम लोगों को हमसे ज़्यादा अमीर खानदान मिल गया, इसलिए तुम लोग हमसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। तुम लोगों जितना लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन तुम लोग मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे पोते को गिराने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी, याद रखना। इसलिए जिंदल परिवार में शादी करने के बारे में सपने भी मत सोच लेना। मधु के इन शब्दों ने लता के चेहरे से शरीफी का नकाब उखाड़ दिया। अब लता भी प्यार से बात करने के मूड में नहीं थी। लता ने मधु से कहा, अब तक रुद्र और अंतरा का डाइवोर्स होना बाकी है ना? यह सुनकर मधु सवालिया नज़र से लता की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि लता ने अचानक रुद्र और अंतरा का मुद्दा क्यों निकाला। लता ने आगे बताया, अगर तूने मुझसे उलझने की कोशिश की ना मधु आहूजा,
तो मैं अंतरा की मदद करूंगी, उसके लिए बेस्ट लॉयर हायर करूंगी, जिससे वो डाइवोर्स देने के बदले आहूजा खानदान की आधी प्रॉपर्टी हासिल कर पाए। यह सुनकर मधु ने लता का मजाक उड़ाया। हूँ, लगता है तुम तो इसे जिंदगी और मौत की जंग बनाना चाहती हो। इसके जवाब में लता ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा तो यह कहना है कि हम सबको एक एक कदम पीछे जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। इतना कहने के बाद लता ने धीमी आवाज में मधु से आगे कहा, फिलहाल अंतरा यहीं पर रहती है, तुम्हें तो उसकी कमजोरी पता ही है। अगर मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया तो सोचो वो किसका साथ देगी, तुम्हारा या मेरा। और जब डाइवोर्स पर बात आएगी तो मैं उसे अपना हक मांगने के लिए समझाऊंगी। रुद्र के पास तो अरबों रुपए हैं, क्या तुम उसमें से आधी दौलत अंतरा को देने के लिए तैयार हो? यह सुनकर मधु सोच में पड़ गई। आधी दौलत तो दूर की बात है, वो किसी का 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम की जड़ यही थी, भले ही अंतरा ने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया था, लेकिन रुद्र ने अभी तक नहीं किया था। अगर दोनों फैमिली कोर्ट जाकर डाइवोर्स फाइल करते तब तो ठीक था, लेकिन अगर अंतरा ने केस किया तो जाहिर सी बात थी कि कोर्ट अंतरा को बिना पैसा या प्रॉपर्टी में हिस्सा दिए तो डाइवोर्स देने ही नहीं वाला। और ऊपर से रुद्र अंतरा के प्यार में ऐसे दीवाना हो गया था कि उसे अंतरा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। इस बात का उसके काम पर भी असर पड़ा था, उसका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। वो बहुत गुस्सा करने लगा था, मधु के साथ झगड़ता रहता था, आधी आधी रात तक घर के बाहर शराब पीता रहता था, और मधु को पता भी नहीं रहता था कि रुद्र कौन से बार में बैठा है कि वो जाकर उसे वापस घर लेकर आए। लेकिन फिर भी मधु ने यह सोचकर अपना मन बना लिया था कि भले ही उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन बहुत जल्द उसका एक पोता आने वाला है। हालांकि उसे गायत्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन गायत्री ही आहूजा परिवार को वारिस देने वाली थी, इसलिए मधु के पास गायत्री को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यही सब सोचकर मधु खुद को दिलासा देती रहती थी, लेकिन तब तक उसे पता चला कि उसके पोते के इस दुनिया में आने से पहले गायत्री जिंदल परिवार के फैमिली डिनर पर गई थी, और वहां पर मेन टेबल पर बैठकर जिंदल परिवार के साथ डिनर करके आई थी। और इसका क्या मतलब था यह मधु को समझने की ज़रूरत नहीं थी। मधु अपने गुस्से को दबा ना सकी और महेश के घर पर सफाई मांगने आ गई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने देखा कि गायत्री उसके साथ बदतमीजी कर रही थी, और तो और लता जो हमेशा समझदारी से बातें करती थी, उसने भी मधु को धमकाना शुरू कर दिया था। यह देखकर मधु को और गुस्सा आया। मधु गुस्से से कांप रही थी। उसने लता से कहा, मैं ना ही अंतरा को आहूजा परिवार की प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी ले जाने दूंगी, और ना ही मेरे पोते को कुछ होने दूंगी। देखती हूँ तू क्या करती है। यह सुनकर लता ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, खुद के बेटे पर तो तेरा कंट्रोल है नहीं और मुझे चैलेंज करने चली है। लता का ताना सुनकर मधु गुस्से से तिलमिला उठी और अपना हाथ उठाते हुए बोली, मुझ पर उंगली उठाने से पहले तू अपनी तरफ देख कि तू खुद क्या है। तू महेश दीक्षित की सिर्फ रखैल है, रखैल। यह कहते हुए मधु ने लता को एक थप्पड़ मार दिया। यह देखकर ऊपर खड़ी अंतरा को बहुत मजा आया। थप्पड़ लगने की वजह से लता का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया और उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर गायत्री उन दोनों के पास भागती हुई आई और लता को पूछा कि वो ठीक तो है। लता ने गायत्री की तरफ देखकर इशारा किया, लेकिन गायत्री को कुछ समझ नहीं आया। लता ने निराश होकर पहले गायत्री के पेट की तरफ इशारा किया और फिर मधु की तरफ। तब जाकर गायत्री लता के कहने का मतलब समझी और मधु की तरफ देखकर उसने कहा, साली तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मधु अभी भी गुस्से में थी। उसने गायत्री को जवाब दिया, तेरी माँ कुल्टा है, जिसने तेरे जैसी कुल्टा को पैदा किया है वो इसी लायक है। यह सुनकर गायत्री ने गुस्से से कहा, तो तू कौन सी दूध की धुली है, अपने घर की बहू को नौकरानी समझती है कमीनी, तुझे तो नरक की आग नसीब होगी कुतिया। यह सुनते ही मधु गुस्से में अपना आपा खो बैठी। उसने कहा, तू मुझ पर उंगली उठा रही है, खुद तो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी आदमियों को लुभाने का एक मौका नहीं छोड़ती है।
तूने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया है और अब तो तूने सारी हदें पार कर दी हैं। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी साली। यह कहते हुए मधु गायत्री के बाल खींचकर उसे अपने सामने लेकर आई। गायत्री दर्द से चीख उठी। मधु ने गायत्री को 2-3 थप्पड़ मारे, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर मधु ने अपनी मुट्ठी भींची। लता इसी का इंतजार कर रही थी। उस तरफ से मधु का हाथ आगे बढ़ा और इधर से लता ने गायत्री को मधु की तरफ जोर से धक्का दिया। इसी के साथ गायत्री के पेट पर एक जोर का घूंसा लगा। गायत्री को अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसके पैरों से होते हुए एक गर्म धारा बहने लगी। गायत्री अपने घुटनों के बल नीचे गिर गई। दर्द से कुछ देर के लिए उसकी सांसें अटक गई। लता ने खून की तरफ देखकर चौंकने का नाटक किया और मधु से कहा, तू इंसान है या जानवर? तूने मेरी बेटी का बच्चा गिरा दिया। तुमने एक मर्डर किया है, मर्डर। गायत्री को देखकर मधु भी हक्की बक्की रह गई थी। उसे अंदाजा आ रहा था कि शायद उसे यह सब करने के लिए उकसाया गया था, लेकिन अब तो यह हो चुका था। उसने गायत्री के पेट में घूंसा मारा था और अब उसका खून बह रहा था। मधु हकलाने लगी, न, न, न नहीं, मैं मधु आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। लता ने साइड से अपना फ़ोन उठाया और कहा, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैं उन्हें बता दूंगी कि आहूजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक की माँ हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस आई और हम दोनों माँ बेटी पर हमला किया, जिसके चलते मेरी बेटी का अबॉर्शन हो गया। और हाँ, मीडिया को भी तो बुलाना पड़ेगा। दुनिया को भी तो पता चले कि रुद्र आहूजा और उसकी माँ कितने हिंसक और पागल हैं। अब तो आहूजा ग्रुप की रेपुटेशन खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। लता की बात सुनकर मधु के माथे पर पसीना आने लगा।